बिल्डिंग ब्लॉक लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसे कहा जाता है? ठीक है, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो देखो, क्या एंजाइम को कहा जाता है, या प्रोटीन को, प्रोटॉन कहा जाता है, सेल को कहा जाता है, या न्यूट्रॉन को कहा जाता है? ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक किसको कहा जाता है बच्चों? सेल को कहा है। किसको कहा जाता है? सेल। ठीक है, अब वो सेल के बारे में अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेल हमारी बॉडी की, सेल के बारे में अगर अपन देखें, सेल स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इकाई होती है। ठीक है, समझ में आ गया? हमारी बॉडी की सबसे क्या होती है? छोटी इकाई होती है। इसे बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं कि डिस्कवरी किसने करी। किसकी बात करें बच्चों? डिस्कवरी किसने करी? तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी बच्चों? तो 1665 में। कब करी थी? 1665 में। और अगर हम देखना चाहे तो रॉबर्ट हुक साहब ने कौन सी सेल को देखा था? तो इन्होंने डेड सेल को देखा था। किसको देखा था बच्चों? डेड सेल को देखा था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कौन सेल को देखा था? डेड सेल को देखा था। ठीक है, अगर बात करें लिविंग सेल को किसने देखा था? लिविंग सेल को किसने देखा था? तो बच्चों याद रखना, लिविंग सेल को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले किसको देखा था? लिविंग सेल को देखा था। किसको देखा था? लिविंग सेल को देखा था। इसलिए एंटोनी वॉन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी किसको कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि हमने सेल दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो आज ठीक है, दो प्रकार की सेल देखने को मिलती है। किसी प्रकार सेल देखने को मिलती है बच्चों? दो प्रकार की सेल देखने को मिलती है। टू टाइप्स की सेल देखने को मिलती है। ठीक है, टू टाइप की सेल देखने को मिलती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक। एक होती है यूकैरियोटिक। क्या होती है बच्चों? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है और यूकैरियोटिक सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है बच्चों? बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। जबकि अगर अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल्स, ये किसके अंदर पाई जाती है? एनिमल्स, ह्यूमन, ह्यूमन और एनिमल्स एक ही में आ गए। ठीक है, और प्लांट के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? प्लांट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, यूकैरियोटिक एनिमल्स के अंदर, बैक्टीरिया, ये किसके अंदर पाई जाती है? बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। ये एनिमल्स, ये ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है, प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा अगर अपन डिफरेंस देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनके अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? सेल वॉल पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है? सेल वॉल क्या होती है बच्चों? सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, तीसरी बात क्या करें? ठीक है, तीसरी बात अगर अपन देखें तो जो ये यूकैरियोटिक सेल्स होती है इनके अंदर अनकवर्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। जो न्यूक्लियस होता है ना वो अनकवर्ड होता है, कवर्ड नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कवर्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो तीसरा का डिफरेंस देखें तो इनके अंदर अनकवर्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, और इनके अंदर कैसे देखने को मिलता है? कवर्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, कवर्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो बेसिकली ये तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है,
और नहीं यार, ये तो गलत बात है। ठीक है, फिर अगर अपन देखें तो कुछ और चीजें मैं आपको बताने जा सेल के बारे में कि देखो, एक तो होती है लार्जेस्ट सेल्स किसकी होती है, क्या बच्चों? चलो बताओ लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? लार्ज, ओवरऑल पूछ रहा हूं मैं, लार्जेस्ट सेल किसकी होती है? दूसरी बताओ स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है? दूसरा पूछा मैंने स्मॉलेस्ट सेल, दूसरा पूछा मैंने स्मॉलेस्ट, मतलब सभी के अंदर सबसे बड़ी सेल किसकी होती है और सबसे छोटी सेल किसकी होती है? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, लार्जेस्ट सेल, क्या पूछा मैंने? लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, और दूसरा पूछा मैंने स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन। इनके आपको आंसर देने, ठीक है। ह्यूमन के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? ठीक है, समझ में आ गया? और तीसरा है लार्जेस्ट सेल इन मेल, लार्जेस्ट सेल इन मेल, लार्जेस्ट सेल इन मेल के अंदर कौन सी देखने को मिलती है? और दूसरी है स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, लार्जेस्ट सेल इन मेल, और तीसरा दूसरा क्या है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल। ठीक है, तो बच्चों इन क्वेश्चनों के आंसर अपन को ढूंढने हैं। देखो एक सेल से अपन कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है सारे, जब आपको इनका पता होगा, जब आपको इनका पता होगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अगर अपन देखें पहले कुछ, पहले क्या है, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है बताओ? लार्जेस्ट सेल किसकी देखने को मिलती है अपन को, बताओ? अगर ओवरऑल देखें तो लार्जेस्ट सेल होती है एग ऑफ ऑर्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग। ठीक है, ठीक है, क्या होती है? एग ऑफ ऑर्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो सबसे बड़ी सेल्स होती है। ये दिख तो रहा ना कलर, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो सबसे बड़ी सेल्स होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो सबसे बड़ी सेल होती है। दूसरा अपन ने पूछा था कि स्मॉलेस्ट सेल्स, सबसे छोटी सेल कौन के अंदर पाई जाती है? तो ये याद रखना, माइकोप्लाज्मा किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा क्या होती है बच्चों? सबसे छोटी सेल्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था लार्जेस्ट सेल्स इन ह्यूमन, लार्जेस्ट सेल्स इन ह्यूमन। ठीक है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन के अंदर क्या होती है? तो अपन ने बताया था ओवा होता है। क्या होता है? ओवा या ओवम होती है। ठीक है, क्या होती है? ओवम होती है, और इसकी साइज कितनी होती है? 130 माइक्रोन। इसका साइज कितना होता है? 130 माइक्रोन का होता है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट सेल्स इन ह्यूमन, सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है ह्यूमंस के बीच के अंदर? तो बच्चों स्पर्म होती है। क्या होती है? स्पर्म होती है, और इसका साइज 50 माइक्रोन का होता है। कितना होता है बच्चों? 50 माइक्रोन का होता है। कितना होता है? 50 माइक्रोन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट सेल्स इन मेल, मेल के अंदर सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो बच्चों याद रखना, न्यूरॉन सबसे बड़ी सेल्स होती है। क्या होती है? न्यूरॉन सबसे बड़ी सेल्स होती है। मेल के अंदर न्यूरॉन सबसे बड़ी होती है। और अगर पूछे स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, तो स्मॉलेस्ट सेल फीमेल के अंदर क्या होती है? प्लेटलेट, प्लेटलेट्स होती है। और प्लेटलेट के अंदर एक चीज और याद रखनी है कि आरबीसी और प्लेटलेट दोनों के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। आरबीसी और प्लेटलेट दोनों के अंदर न्यूक्लियस क्या देखने को मिलता है आपको? एब्सेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सब लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती है? एग ऑफ ऑर्ट्रिच होती है। स्मॉलर सेल्स कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। लार्जेस्ट सेल्स ह्यूमन के अंदर देखें तो ओवम होता है, जो 130 माइक्रोन का होता है। स्मॉलर सेल्स ऑफ ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म होता है, जिसकी साइज 50 माइक्रोन होती है। लार्जेस्ट सेल मेल की अगर बात करें तो न्यूरॉन होते हैं। स्मॉलर सेल्स इन फीमेल की अगर बात करें तो प्लेटलेट होती है। और बच्चों एक चीज और याद रखना कि आरबीसी और प्लेटलेट के अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, चले आगे? अरे चले क्या आगे? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलो, अच्छा, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्या होती है बॉडी की? एटॉन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल्स होती है या टिश्यू होती है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी क्या होती है? सेल होती है। अरे बच्चों क्या होती है? सेल होती है। सेल के बारे में अपन इतना सारा अभी अपन पढ़ाई है। और मैं अगर आपको बता दूं सेल के अंदर, तो ये जैसे अपन की सेल है, ये इसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियो पाया जाता है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे अपन बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। अरे बच्चों क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर इस प्रकार का गोल्जी अपैरेटस पाया जाता है, बीच बीच में राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है बच्चों? राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर ग्रुप माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। यहाँ पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर ग्रुप में लाइसोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो सबसे पहले बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। अरे ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में और अगर अपन बात करें तो ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। कैसी होती है बच्चों? सेलेक्टिव परमिएबल। अरे क्या होती है? परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल का बच्चे क्या होता है? बच्चे होता है कि सेलेक्टेड चीजों को सेल के अंदर जाने देती है। सेलेक्टेड चीजों को सेल के अंदर जाने देती है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी अगर अपन बात करें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इनके सरफेस के ऊपर कई कई क्या राइबोसोम चिपके हुए हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्मूथ होते हैं। ये क्या बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहा जाता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कहा जाता है जिनकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया था इसकी सरफेस पे क्या राइबोसोम क्या है? अटैच होते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं? रफ बना देते हैं। ठीक है, तो जिनकी सरफेस क्या होता है? सरफेस राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस। इनकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इनकी सरफेस पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अगर अपन यहां पर देखें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, तो बच्चों याद रखना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है, क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। क्या कराता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? नॉन प्रोटीन सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस बनाता है। नॉन प्रोटीन सब्सटेंस में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है, सीबम बनाता है। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। ये सब चीजें बनाने का काम कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, ये जो राइबोसोम प्रेजेंट है, ये जो राइबोसोम है ये बिखरे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्या है? राइबोसोम है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अरे बच्चों क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है। या भोजन का क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है और एटीपी जनरेट किए जाते हैं। और एटीपी ही हमारी सेल क्या करती है? एनर्जी के रूप में यूज करती है। ठीक है, ये बड़ी वाली स्ट्रक्चर है। ये क्या है? लाइसोसोम। क्या होता है बच्चे? लाइसोसोम। और लाइसोसोम का दूसरा नाम है बच्चों सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग भी इसको कहा जाता है। सुसाइडल बैग इसको क्यों कहा जाता है? कि जब भी इस लाइसोसोम को ऑक्सीजन की कमी होती है, डेप्रीवेशन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसकी सेल वॉल टूट जाती है। इसकी सेल वॉल क्या हो जाती है? टूट जाती है। और इसके अंदर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो ये जैसे इसकी वॉल टूटेगी और इसकी वॉल टूटने के बाद में यहाँ पर इसकी वॉल टूटने के बाद ये यहाँ पर निकल जाएगा और जो भी इसके टच में आएगा उसको क्या कर देगा? डिस्ट्रक्शन कर देगा। क्या कर देगा?
डिस्ट्रक्शन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये होता है बच्चों न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये इसका क्या होता है? हेड मास्टर होता है। सेल का क्या होता है बच्चों? हेड मास्टर होता है। और मोस्ट काम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराने का। क्या कराता है बच्चों? प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या कराता है? सिंथेसिस कराता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें? प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। इसमें 70% प्रोटीन होती है और 20% लिपिड होता है। क्या होता है? 70% तो प्रोटीन होती है, 20% लिपिड होता है और 5 से 10% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। 5 से 10% इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। तो मोटे मोटे रूप में अपन ने क्या कर दिया? सारी सेल्स को अपन ने क्या कर दिया? देख लिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सेल की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई? अरे आ गई क्या? आगे चले, चलो। चलो, चलो। Which cellular component is responsible oxidative metabolism? Which cellular, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से? Which cellular component रेस्पॉन्सिबल, कौन सा सेलुलर कंपोनेंट जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा सेलुलर कंपोनेंट जिम्मेदार होता है? बताओ क्या देखने को मिलता है? हैं? क्या देखने को मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या देखने को मिलती है अपन को? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करके माइटोकॉन्ड्रिया बनाता क्या है? तो एटीपी बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? एटीपी बनता है। एटीपी फुल फॉर्म होती है एडेनिन एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बनाने का काम करता है। हमारी सेल को हम कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी सेल एनर्जी के रूप में क्या लेती है? एटीपी यूज करती है। क्या यूज करती है? एटीपी यूज करती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। आप क्वेश्चन करते जा रहे हो, नहीं करते जा रहे? अरे आंसर लगाते जा रहे हो, नहीं लगाते जा रहे? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय। क्या क्वेश्चन है? एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय। एरोबिक रेस्पिरेशन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? एरोबिक का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहां पर रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाता है? बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर परफॉर्म किया जाता है? तो बच्चों याद रखना, ग्लाइसोसोम के अंदर, राइबोसोम के अंदर, लाइसोसोम के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो बच्चों याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या दिख रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना बच्चों, यहां पर अगर किसी व्यक्ति के अंदर एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और लैक्टिक एसिड क्या काम करता है? पेन क्रिएट करता है। क्या करता है बच्चों? पेन क्रिएट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? लैक्टिक एसिड क्या करता है? पेन क्रिएट करता है। समझ में आ गया? तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर कहा जाता है? तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो और आंसर देने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, आंसर देने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताओ। आंसर दे लिया सब लोगों ने? आंसर दे दिया? चलो, इज प्रोटीन इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है
क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेल को साइज एंड शेप। सेल को साइज एंड शेप प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, साइटोस्केलेटन। साइज एंड शेप प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, साइटोस्केलेटन करता है। ठीक है, तो इनमें से फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, एक्टिन, फिब्रिन और एल्यूमिन कौन काम करता है किसका, साइटोस्केलेटन का। ठीक है, कौन करता है बताओ। तो बच्चों एक्टिन होती है, ये क्या काम करती है, फॉर्मिंग करती है साइटोस्केलेटन की। क्या करती है, साइक्लोस्केलेटन की। ठीक है, एल्बुमिन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो एल्बुमिन क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन है। और प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, मैं मोस्ट अबाउंडेंट होती है, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। मोस्ट अबाउंडेंट होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। इसका मेन फंक्शन की अगर अपन बात करें कि सर ये मेन फंक्शन क्या करती है, एल्बुमिन का मेन फंक्शन क्या है, तो मेंटेन करती है, मेंटेन करती है किसको, ऑनकोटिक प्रेशर को। किसको करती है बच्चों, मेंटेन करती है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। और दूसरा फंक्शन अगर अपन पूछे तो पीएच को मेंटेन करती है। पीएच को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, समझ में आ गया, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, पीएच को मेंटेन करने का काम करती है कौन, एल्यूमिन। फिब्रिन क्या करती है, ये एक क्लॉटिंग प्रोटीन है। ये क्या बच्चों, क्लॉटिंग प्रोटीन है। क्लॉटिंग प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। किसमें होती है बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, एक्टिन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट फॉर्मिंग करती है, साइटोस्केलेटन फॉर्म करती है। फाइब्रोनेक्टिन ये क्या होती है, ये भी एक प्रकार छोटी मात्रा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। ठीक है, चले आगे, चलो। अरे क्वेश्चन पे समझ में तो आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, चलो। चलो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना तो 50% काम आपका हो गया। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो 50% काम आपका हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर, स्टेरॉइड सिंथेसिस होता है विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। मतलब स्टेरॉइड का सिंथेसिस कहां पर होता है, किस स्ट्रक्चर के अंदर स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है, स्टेरॉइड का फॉर्मेशन होता है। पहले का है पेरोक्सिसोम, दूसरा का माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपराटस और नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई सा नहीं, तो आप सेलेक्ट आंसर कर, राइट आंसर चूज करें और आंसर को उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका बेटा राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो स्टेरॉइड सिंथेसिस किसमें किसके द्वारा किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और मैंने एक चीज और बताई थी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। गोल्जी अपराटस का क्या काम है, गोल्जी अपराटस से क्या काम करता है, ये एक पोस्टमैन के जैसे काम करता है। कैसे काम करता है बच्चों, पोस्टमैन के जैसे काम करता है। कैसे काम करता है कि जो राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन बनाई जाती है उसे प्रोसेसिंग, पैकेजिंग या डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। ठीक है, तो गोल्जी अपराटस क्या करता है, प्रोटीन का क्या करता है बच्चों, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। चलो आगे चले, आंसर दे रहे हैं ना आप लोग, लास्ट में मैच करेंगे कौन ने कितने आंसर दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने।